अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 18वीं तरमीम मसला क्यों है। आज दोबारा जो बयान सामने आया है, आसिफ अली जरदारी साहब ने बयान दिया है, बिलावल भुट्टो ने 18वीं तरमीम को किसी को तब्दील नहीं करने देंगे, उसके ऊपर हमला नहीं करने देंगे। ये आज जो है बयान एक ताज़ा तरीन उन्होंने दिया। इस मौके पर, इस मकाम पर ये बयान दोबारा देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, कौन ये बातें कर रहा है, कौन ये चाह रहा है, क्या कोई नई डेवलपमेंट हुई है, ये हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के इस बयान के तनाजुर में। उसके बाद कप्तान को अच्छी टीम मिल क्यों नहीं पा रही, बहुत ज्यादा तब्दीलियां की, पहले उन्होंने वफाकी लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में भी करते रहते हैं और अब ताजा तरीन चेयरमैन एफबीआर को कोई चौथी मरतबा तब्दील किया है और जो नए लगाए हैं वो भी उनको 3 माह के टेन्योर की तैनाती है। क्या मसला है, क्या खान साहब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे हैं या लोग सही नहीं उन्हें मिल पा रहे। आखिर में अपोजिशन जरा अपनी पोजीशन भी वाजे करे कि आखिर वो चाहते क्या है। असेंबली के अंदर बयानात और मुतालिबात अपनी जगह, लेकिन जो असल में हकाइक, जमीनी हकाइक जो हैं, उसके तहत क्या उनके पास कोई ऑप्शन है भी या नहीं, या सिर्फ ये बात सिर्फ बयानात तक रहेगी। प्रोग्राम के आखिर से इस पर बात होगी। आगाज करते हैं जी इमरान खान साहब के बयान। मुझे याद आ गया जो उन्होंने खास तौर पे दिया था शुरू में जब वो आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टीम से परफॉर्म नहीं करेगी तो हम उसको तब्दील करते रहेंगे। और उन्होंने खास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मुखातिब करके बात की थी। जरा सुनिए। मैं महमूद खान आपको भी आज इस स्टेज पे से कह रहा हूं और वहां हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार वो भी सुन रहे होंगे पंजाब के, उनको भी मेरी आवाज जाए। अपनी टीम के ऊपर नजर रखें, हम अल्लाह को जवाब दें। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। बैटिंग ऑर्डर बदलें या चेंज करके नया खिलाड़ी लेकर आए। अब मामला कुछ यूं है कि बैटिंग ऑर्डर भी बदलने और चेंज करने की नौबत भी नहीं है। कुछ मकामात पर तो उन्हें नए लोग लेकर आने पड़ रहे हैं, खासतौर पे जैसे ब्यूरोक्रेसी में चेयरमैन एफपीआर की ये ताज़ा तरीन मिसाल है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि चौथा चेयरमैन तैनात किया है और जो नोटिफिकेशन में नजर से गुजरा, अगर वो ऑथेंटिक है तो उसके मुताबिक भी ये सिर्फ 3 माह की तैनाती है। अब खासतौर पर जो एक अहम केस चल रहा है, काजी फायज ईसा केस, उसके तनाजुर में अपोजिशन के ये खदशात हैं कि गालिबन उससे रिलेटेड ये तब्दीली है और ये करनी पड़ रही थी क्योंकि शायद कुछ तकाजे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कॉमर्स डिवीजन में भी 3 सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं 2 साल के दौरान। पंजाब पुलिस में 4 आईजीज की तैनाती हो चुकी है, पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरीज। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आखिर ये जो टीम बनानी है, विनिंग टीम, ये कब तक बनेगी। 2 साल में तो अभी तब्दीली की अंदर से ही प्रोसेस से गुजर रही है जमात। अपने मेहमानों को यहाँ पर मैं तारुफ करा दूं। अली नवाज अवान साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मलिक अहमद खान साहब, साबिक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, और फैसल करीम कुंडी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे आगाज करूंगी अली नवाज साहब, ये जो अभी लेटेस्ट तब्दीली हुई है चेयरमैन एफपीआर की, टीम बनाना बिल्कुल आपका इस्तेकाक है, उसको तब्दील करना आपका इस्तेकाक है, लेकिन अगर बार बार चंद माह बाद तब्दीली होगी तो फिर इसको क्या समझा जाए कि पहले जो लगाया शख्स वो ठीक नहीं लगा, वो सिलेक्शन ठीक नहीं थी, अब ये फाइनल सिलेक्शन है जो कि बिल्कुल ठीक है। 2 साल से ये सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन के ही मसले से आप लोग निकल नहीं पा रहे। थैंक यू। आपने जो बात की, देखिए आपने खुद खान साहब की तकरीर भी सुना दी और बड़ी क्लियर कट मैसेज है सबको। हम ये नहीं कह रहे कि जो चेंजेस आ रही हैं उसमें खान साहब ने खुद कह दिया कि पहले उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, अगर नहीं फिर भी परफॉर्म कर रहा तो नया प्लेयर ले आओ। हमारा गोल क्या है? गोल यह है कि हमने इदारे ठीक करने। देखे ना, जो स्टेट एंटिटी लॉस हमें मिला हुआ है वो 1250 अरब रुपए का। इदारे तबाह हाल है, पीआईए, स्टील मिल, जिस इदारे को उठाए, एसएनजीपीएल, एसएसजीपीएल, हर कोई डिपार्टमेंट डेट के अंदर चल रहा है और इतना डेट है कि आप सोच नहीं सकती। और इन हालात के अंदर हमें स्पेशल प्लेस चाहिए जो अच्छी और बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त काम करें। उसके लिए चेंजेस आती हैं और आती रहेंगी और ये रुकेंगी नहीं जब तक कोई बंदा इसमें आके प्रॉपर जो हम चाह रहे हैं जो परफॉर्म करे और इदारों को बेहतर कर सके। एफबीआर में रिफॉर्म्स चाहिए, एफबीआर इस तरह नहीं चल सकता। आपने अभी देखा कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कितना बड़ा पैकेज दिया। आपने कामरान खान साहब का शो देखा होगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वाले आए, उन्होंने कहा जो इंसेंटिव आपने दिया था, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने उठाना चाह रहे थे, उसके अंदर जो चेंजेस आप चाह रहे थे वो चेंजेस उस तरह नहीं हो सके। तो हम जो कह रहे हैं, जो पॉलिसी है वो बनाना काम गवर्नमेंट का है, उसको इंप्लीमेंट काम करना ब्यूरोक्रेसी का। अगर ब्यूरोक्रेसी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये चेंजेस आज भी हुई हैं, कल भी होंगी और परसों भी होती रहेंगी जब तक गवर्नमेंट का जो विजन है, जो पॉलिसी, वो इंप्लीमेंट ना हो। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि 6 माह बाद मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को चेंज करना, शफल करना, इससे इदारे के अपने मोराल पे क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा, क्या इससे पॉलिसी का
का तसलसल होगा? बी, तीसरा ये अब 3 माह के लिए आपने जो नया टेन्योर दिया है, इसमें वो क्या आएंगे, क्या समझेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे 3 माह मुकम्मल हो जाए? समझ लीजिए, अभी आपके सामने भी गुजरा होगा, इसमें इसको लगाया हुआ है 3 महीने का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर नए एफबीआर के चेयरमैन की तैनाती हुई। उस वक्त तक इन गनी साहब को लगाया गया। और फिर देखिए, पॉलिसी बनाना काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। पॉलिसी बनाना, विजन देना, ये काम आपके पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है, और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, फेडरल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट का होता है। और हम ये देख रहे हैं कि जो एफबीआर है, जो हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब से हमारी गवर्नमेंट आई उससे पहले भी इसी तसलसल में थे, पहले चेंजेस नहीं होते थे। देखिए ना, 4.5 साल इसहाक डार साहब लगे रहे, और 4.5 साल बाद मुफ्ताह इस्माइल साहब आए, उन्होंने आके क्या कहा कि 4.5 साल जो इसहाक डार साहब की पॉलिसी थी वो गलत थी। आपने ओवर रखा हुआ था अपने पाकिस्तानी रुपए को। आपने जो रेल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था उसने इंप्लीमेंट नहीं किया था, इसीलिए 7 महीने के अंदर 28 रुपए आपको डेप्रिशिएट किया पाकिस्तानी। देखिए, अगर वो गलत, अगर ये चीजें कंटिन्यूटी के तहत देखें, अब मैं आपको गलत पॉलिसीज की कंटिन्यूटी गलत होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन नई पॉलिसीज के 3-4 माह बाद इतने चेंजेस करना, ये टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। वी नीड रिजल्ट्स, सिंपल एज दैट। तो अगले 3 माह में आप इंतजार करके एक ही दफा मुस्तकिल बंदा लगा देते ना, ये समझ कि 3 माह के लिए सिर्फ तब्दील करना। हाउ कम यू नो? आप किसी के अंदर तो किसी को नहीं जान सकते ना। आप किसी की पास एक्सपीरियंस, जो आपके पास लॉट है ब्यूरोक्रेसी की, आपने उसी में से लोगों को लेके आना है ना। तो आपने जज करना है, और आपकी जो पॉलिसी है उसको आपने इंप्लीमेंट करना है। अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी पीपल्स पार्टी के जमाने में 25 अरब डॉलर तक गई, और जब हमें गवर्नमेंट मिली वो 22.5 अरब डॉलर पे थी। कोई कोविड नहीं आया था, कोई इस तरह की वबा नहीं आई थी, बट आपने तसलसल रखा। 4.5 साल एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर को रखा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं था। उसके रिजल्ट 5 साल बाद आपके, अगर आप उसे पहले चेंज कर देते, मिफ्ता को पहले ले आते, तो शायद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पिछले जमाने में अच्छी हो जाती और आपको वो चीज ना मिलती। मैं उसको मेरे को इंडोर्स नहीं करी कि वो सही किया गलत किया, पर मैं कह रही हूँ बार बार जो आपकी ये एक टर्बुलेंट तरीका कार है जिसमें इदारों को बार बार आप तब्दीली करते हैं सरबराहान की, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। पीआईए की एग्जांपल देकर उन्होंने कहा था कि अगर 10 साल में 9 वहां पे चेयरमैन बदलेंगे तो यही हाल होता पीआईए का। नहीं, बात ये नहीं है। अगर 9 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं और आपकी पॉलिसी टो हो रही है और उसके बाद भी गलत रिजल्ट आ रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पॉलिसी। बट अगर आप ये देखें, आपने अरशद मलिक साहब को लगाया है, आपका जो रेवेन्यू है वो 98% से उठ के 147% पे चला गया है। आपके पिछले जो 2000 पिछले 11 साल में जो आपने 108 ट्रिलियन रुपीस का जो लॉस किया है, उन लॉसेस को आप कम करने लगे हैं। आप उसके अंदर एहतसाब का अमल शुरू करने वाले हैं, और उससे आप इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जो आपकी पॉलिसी है सिविल एविएशन, आप मुझे बात बताएं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप ओपन स्काई पॉलिसी दे देते हैं, और जो ओपन स्काई पॉलिसी पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते कि आपका कैरियर, बिल्कुल रूट्स रीनेगोशिएट होने चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती थी कि अगर ये आप इट मेक सेंस टू यू कि 3 माह के लिए हम कोई इंटरिम लगा के फिर फाइनल चेयरमैन एफबीआर लगाएंगे, और ये करंट जो चेयरमैन एफबीआर है वो 3 माह भी कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप कोई फाइनल अपना उम्मीदवार ना लगा ले। इफ इट मेक सेंस टू यू एज अ पार्टी मेंबर तो ठीक है, आपको ये लगता होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस बात को। मैं आपके पास आऊंगी मलिक अहमद खान साहब। ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, इसके ये बिल्कुल सीधा सीधा ऑपरेशनल मामला था, और ठीक है, ये इनका इस्तेकाक है। ये जैसे चलाएं इदारों को, चलेंगे नहीं चलेंगे वो अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, कारकर्दगी सामने आ जाएगी। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जब आप बात कर रहे थे अली नवाज साहब से, तो मैं गालिबन इस सोच में था कि जो वो कह रहे हैं व्हाट डज इट मेक सेंस, और मैं क्या कलेक्ट करूं उनकी सारी बात से कि क्या आप पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स और जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म होती है, अगर आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ठीक है, दुरुस्त है, पॉलिटिकल डिसीजंस करती हैं और वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में होती है, आप फैसला करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे भी एफबीआर के चेयरमैन का ही मामला है, तो आप कहते हैं कि मैंने टैक्स बढ़ाना है, ये आपका पॉलिटिकल डिसीजन है। अब उसकी इम्प्लीमेंटिंग आर्म जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव के वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो किसी वजह से ओवर एम्बिशियस प्लान है आपका और आप एक टारगेट बड़ा सेट कर देते हैं, तो वो आपने बेसिकली या तो उस होमवर्क को इग्नोर किए और या आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। इन दोनों के दरमियान रहकर अगर आप कोई बात करते हैं तो फिर
नॉन परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि यानी जब आप एक ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं, आपकी मुल्क के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं होती जो इतना बिजनेस जनरेट कर रही हो, और फिर वो टैक्सेस आपको कलेक्ट नहीं हो पा रहे होते। तो एक ऑल होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर मैं ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मुझे माजरत के साथ इट इज़ नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल करेक्टनेस, अच्छा। इस पर मैं इनकी बात को तस्लीम कर रहा हूँ। अच्छा, बारकेफ देखिए, जो मसला जो ज़्यादा उर्फ़े आम में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसकी एक सादा बात करूँ, वो ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक तो मुझे इस मुहावरे पर अब यकीन होता जा रहा है कि जब आपको समझ नहीं आ रही है आपने परफॉर्म करना कैसे है, डिलीवरेंस क्या होगी आपकी, और आप कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं, ये तीन ही सवाल थे। इन तीनों सवालों में आप जब बात करते हैं, आपसे पूछा जाए आपकी किसी नाकामी का, तो ये एक स्ट्रेंज एक आर्गूमेंट है कि आफ्टर 2 years ऑफ इनकम्बेंसी आप प्रीवियस गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस को जिम्मेदार बनाते हैं और आप कहते हैं अदारों का बेड़ा गर्क। तो जरा सर वो तनासब देखें। लेकिन सर उसको इक्वेशन से निकाला नहीं जा सकता मलिक साहब। अब ये हम कहें कि पुराने बेड़ा गर्क नहीं किया, वो निकाल नहीं सकते। देखिए हमारी ये बड़ी मेरी मैं कर्ज करूं, देखिए इक्वेशन से क्यों नहीं हम निकाल पा रहे, इसलिए नहीं निकाल पा रहे कि जितनी भी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तसलसल है पिछले का। यानी IMF के पास अगर इनसे पहले पाकिस्तान की मईशत 22 मरतबा गई हुई थी, तो 23वीं मरतबा ये लेकर गए। चॉइस नहीं थी ना, सर्विसिंग के लिए चॉइस नहीं थी, चॉइस छोड़कर ही नहीं ना गए आप लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो बैगेज हम नहीं माइनस कर सकते। नहीं देखें, ये दिस आर्गुमेंट विल डाई डाउन देन। फिर मैं ये कहूंगा कि मुझसे पिछले ऐसे सर आप लोग कहते थे, आप लोगों के पहले खिताब ऑन रिकॉर्ड है कि हमसे पहले हमें ऐसी मईशत मिली, पीपल्स पार्टी भी सर ये कहती थी। अलाउ मी टू कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर वो जो सुनहरा दौर जिसका जिक्र वजीर आजम करते हैं, तो फिर सारी डेट की ट्रैप तो वहाँ से चली, और वही आपकी सारी प्रोग्रेस का दौर है 1960s का, जब अयूब खान मंगला डैम भी बना रहे थे और करबेला भी बन रहा था और ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ रही थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही थी। वो आपके कोई इंडिजीनियस रिसोर्सेज के पैसों के साथ हो रहा था। दैट वाज ऑल डेट मनी। अच्छा। वो सारे डेट के, और उस वक्त से लेके आज तक, मेरी बात सुने, देखें ठहरें, ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। ये बात को ये हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और मोर ऑफ इट इन्होंने साबित किया कि इन्होंने स्वाई इकोनॉमी पर और को बात ही नहीं की। और किस पे किया? किसी एक फैक्टर को उठा लिया कि जी आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क था, आपका इंपोर्ट बिल छोटा था, एक्सपोर्ट बिल बहुत बड़ा था, ये एक्सपोर्ट बिल बहुत बड़ा था, ये इंपोर्ट बिल बहुत छोटा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें इकोनॉमी के किसी एक फैक्टर को उठा के GDP की ग्रोथ को नेगेटिव ले जाने पर आप ये शाबाश लेना चाहते हैं कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल की पैरिटी को कम किया। दिस इज द फर्स्ट कंट्री आई हैव सीन। किसी दुनिया में मईशत पर ऐसे बहस नहीं होती जैसे यहाँ हो रही। और अगर आपकी जो इस वक्त जो आपकी नेट अचीवमेंट है, यानी जो आपने इस वक्त पब्लिक के साथ आप गवर्नेंस के लिए हैं, मैंने तस्लीम किया कि आप मानते हैं कि आपका एहतसाब का एजेंडा है। मैं उस एहतसाब के एजेंडे को मानता हूँ कि इंतकाम का एजेंडा है, और उसकी रिफ्लेक्शन मुझे ज़्यादा एविडेंस मिलती है, एक केस में एविडेंस मिलती है। अच्छा। और वो एक केस जिसके ऊपर आपकी पूरी इमारत खड़ी थी, वो पनामा केस, वो जज अरशद मलिक की इस मैं उस पर भी आऊंगी सर, मैं उस पर भी आऊंगी, बिकॉज अच्छा आप यू ब्रॉट दिस अप, आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू से एनीथिंग। मैं उस पे आऊंगी बिकॉज तो अगर नाच ना जाने अगर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा से आगे को बात जा सकती है, अच्छा, तो वो यहाँ तक जा सकती है कि नीम हकीम खत रहेगा। अच्छा चले, इन दो के दरमियान मामला है, ये आप ढूंढ लें कैसे निकले। चले, ये आप ये समझ रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना है। मैं जाना चाहती हूँ कुंडी साहब आपकी तरफ, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ताज़ियत करूंगी। आयतुल्ला रानी साहब की इंतकाल की खबर आई, और वो काफ़ी डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड और बड़े मंजे हुए सियासतदान थे। अफसोस हुआ मेरी तरफ से आपसे और आपकी पूरी जमात और उनके जो घर वाले हैं, उन सब से ताज़ियत मैं करना चाहूँगी। आपसे मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी, जो आज आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ़ी अर्से बाद एक बयान दिया है, और चूँकि आज 5 जुलाई भी है, उस तनाजुर में भी दिया गालिबन। अभी ने 18वीं तरमीम के हवाले से बात किया। मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज बहुत अरसे बाद उन्होंने जब अपनी चुप जो है उसको ख़त्म किया, तो बात उन्होंने की है कि 18वीं तरमीम ख़त्म करने के हवाले से कि इस तरह का कोई भी कदम फेडरेशन पर हमला होगा। पार्लियामेंट एक आला तरीन इदारा है, ये हर एक फ़र्द और इदारे की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उसका एहतराम करे। कुछ लोग 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
इस तरह से सूबों को खुद मुख्तारी मिली, लिहाजा इससे छेड़छाड़ फेडरेशन पर हमले के मुतरादिफ होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत अरसे बाद एक सियासी स्टेटमेंट अगर उन्होंने दी है तो ये 18वीं तरमीम के बारे में आज ये बात की, ये कहाँ डिबेट हो रही है? बिकॉज अभी हम जिससे भी बात कर रहे हैं हुकूमत के अंदर भी ये राय तकसीम है, अपोजिशन में बहुत इसमें मुशक्कत और मेहनत होगी तो इसमें कोई तब्दीलियां आएंगी। तो ये कहाँ से आप लोगों को दोबारा ये सुनाई दे रही है, कोई कान में बात पड़ रही है कि इसमें तब्दीली हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मारिया, बिल्कुल आपने जो बात की है, अतुल्लाह दुरानी साहब की एक बहुत मंजूर सियासतदान थे, एक पॉलिटिकल वर्कर थे, और आज साथ 5 जुलाई भी है, एक स्याह दिन है पाकिस्तान पार्टी और इस दुनिया की तारीख में। आपने बात की, देखें प्रेसिडेंट जरदारी साहब की, अब एक तो बात ये हो चुकी कि अच्छी बात उनकी पहले भी स्टेटमेंट्स आई हैं और उनकी एक स्टेटमेंट आई है, और अगर आप देखें कि रमजान के महीने में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन हमारे सियासी मुखालफिन ने चलाई, वो भी आपके सामने जो जिस किस्म की उनके मुतालिक स्टेटमेंट की गई थी, उस पर तो अभी जो है हमारे इदारे खामोश हैं, चाहे जो बात भी करें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी क्योंकि आप देखें कि ये हुकूमत ये काम करती है कि हमेशा एक टेस्टर छोड़ती है, हर इशू पे एक टेस्टर छोड़ती है। अच्छा। हर उस पे बातों पे टेस्टर छोड़ती है, देखते हैं क्या पोजीशन है। पहली बात देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ कि इस पे डिबेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है, इस वक्त हुकूमत के पास मैं समझता हूँ कि सिंपल मेजोरिटी भी इस वक्त नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता 2/3 की तो दूर, हाँ। ठीक है, 2/3 में इसमें देखें, इसमें अगर अब मान लिया जाए कि जी अभी तो मेघल साहब इनके साथ नहीं, अगर मान लिया जाए बुख्ती साहब इनके साथ हैं, जिस तरीके से उन्होंने बुख्ती साहब को मैनेज किया वो सब पता है, और बुख्ती साहब की ऑलरेडी स्टेटमेंट इसके ऊपर आई हुई है, बाकी पार्टीज की भी आई हुई है, तो 18 पहली बात तो ये डिबेट करती है हुकूमत के 18th अमेंडमेंट अपने रोल बैक करते हैं। इनको ये नहीं पता कि 18th अमेंडमेंट के अंदर कितने शिके हैं, मतलब 100+ इसके अंदर पॉइंट है कि उनमें खुद भी इत्तेफाक नहीं है ना। आधी इनकी जमात में कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं इस पे नजरसानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी चीज है। कुछ लोग कहते हैं ये इस पे तब्दीली होनी चाहिए। जब वो जमात खुद इसके ऊपर भी मुत्तफिक नहीं है तो आप लोग ये सियासी स्टेटमेंट है, फिर सिर्फ सियासी स्टेटमेंट समझे इसको, आज की जो ये बात है। देखें, ये जब इनके अब मैं क्या कहूँ, इनके जब वज़रा, इनके वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बातें करें, पहले तो इनकी पार्टी के लीडर ये कहते थे, जब इनकी KPK में हुकूमत थी तो ये लोग ये कहते थे कि जी ये सुबह ये 18th अमेंडमेंट में तो बहुत अच्छी चीज है, पता चला है, हाँ। हमने सुबह में ये किया है, और फिर कहते थे कि मतलब पहले फंड मरकज के साथ होता, सुबह में आ गया तो हम काम करेंगे। जब ये मरकज में आ गए, अब कहते हैं नहीं 18th अमेंडमेंट बड़ी बुरी चीज है, फंड सुबह में चला गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो खुद कंफ्यूज है, इनको ये पता नहीं करना क्या है। और फिर उसमें ये नहीं पता इनको कि इन्होंने कौन कौन सी चीजें इनको मतलब है कि पिंच कर रही हैं। अब सारे जो है जो उनके जो शिके हैं सबको तो ये रोल बैक करे, फिर इनके 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल। सो कुंडी साहब, अगर आपने कहा वो कंफ्यूज है तो उनकी कंफ्यूजन भरी स्टेटमेंट्स की बेसिस पे आप लोग ये जवाब, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पूछूंगी आगे जाके, -1 की बात खान साहब ने की, हमने जिससे पूछा उन्होंने कहा ऑपोजिशन ये बात करती है, लेकिन ऑपोजिशन कंफ्यूज है। उस कंफ्यूज स्टेटमेंट की बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब बयान दे रहे हैं। 18वीं तरमीम पे आप कहते हैं ये लोग खुद कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन के बेसिस पे आप लोग इतने सीरियस बयान दे रहे हैं, तो ये सियासी बयान नहीं हुआ ना, कुछ लग तो नहीं रहा ना कुछ अभी। मारिया, देखें, अपोजिशन कोई कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल हमारी पॉलिसी ठीक है। देखें, जब एक हुकूमत के वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म जब स्टेटमेंट देंगे तो आप जब मीडिया में जाएंगे, आपके साथ मीडिया के दोस्त बैठेंगे, तो क्वेश्चन करेंगे जी हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दी है, हुकूमत ने ये दी है, इस पे आपका क्या वो है। हमेशा जब भी आप देखें PTI की तरफ से ये आता है, 18th अमेंडमेंट की बात PTI की तरफ से आती है, इनके वज़रा की तरफ से आती है, तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। मतलब -1 की बात है तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी -1 है, और फिर इनके वजीर आते हैं कि नहीं -1 नहीं -3 होगा। फिर एक वजीर आता है कि अगर हम माइनस हो गए तो हम जमहूरियत को भी माइनस करेंगे। फिर एक और वजीर आता है, वो कहता है कि हम तो पता नहीं जूडो कराटे खेलेंगे, पता नहीं क्या वो कह रहा है कि हम चलाएंगे और मुंह भी चलाएंगे और लाते चलाएंगे, पता नहीं वो क्या करना चाहता है। ये मैं उनसे पूछूंगी ना कि इनको कौन -1 की बातें सुना रहा है, बिकॉज वो तो कह रहे हैं ऑपोजिशन की बात को सीरियस नहीं लेते, तो इनको -1 की बात कौन बता रहा है जिसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, फिर उसके बाद जी कुंडी साहब। कहते हैं ना ये लोग कि खान साहब दीवार की उस तरफ भी इनको पता होता है क्या हो रहा है, तो शायद इनको दीवार की उस तरफ बातों का पता चला हो, तो इसलिए उन्होंने कहा हो कि जी ये -1 की फार्मूला अडॉप्ट हो रहे, चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज है कि देखें, इनको इस बजट में देखें मेंगल साहब भी छोड़ गए, इनके अपने MNAs के भी सूरत हाल। बजट पास करवा लिया उन्होंने, छोड़े या ना छोड़े पास करवा लिया बजट उन्होंने। ये देखिए जो सीधा साहब ये है, देखिए पास करा लिया। मैं कह रहा हूँ कि इनकी बड़ी कम मेजॉरिटी थी। अब वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए, अगर इख्लाकियात हैं तो अभी सेशन आ रहे हैं 15-16 तारीख को,
उसमें एतमाद का वोट ले ले। सर कि मेरे पास आप इतने लोग नो मेरे साथ हैं और कॉन्फिडेंस का एक तहरीक ले आए सर, वजीर आजम पे क्यों छोड़े हमें बात? जी आप लोग नो कॉन्फिडेंस की तहरीक ले आए, वजीर आजम को छोड़े, वो करे ना करें, लेकिन आप ले आए अगर आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में। जिस दिन हमारे पास मेंबर पूरे होंगे, एक दिन भी हम ब्रेक नहीं मारेंगे, अच्छा। उसी दिन हम इंशाल्लाह नो कॉन्फिडेंस तो मोशन फिर आप करेंगे। वही बात कर रहे हैं ना और कि इसका मतलब खान साहब के पास नंबर पूरे हैं, आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए आप ला नहीं पा रहे, वरना आप ले आते। ये मैं समझ रही हूँ बात। नहीं देखिए, अब 170 प्लस वोटों से आए थे, ठीक है, अब 160 प्लस इनके वोट थे। Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि इनके इत्तेहादी हो गए, तो इखलाकियात का मैं बड़ा सबक देता हूँ, तो बड़े बद इखलाक लोग हैं, बड़े इखलाकी लोग हैं, इखलाकियात का मुजाहरा करके। गिलानी साहब भी जब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी एतमाद का वोट लिया था, राजा परेशर साहब ने भी एतमाद का वोट लिया था, तो ये भी एतमाद का वोट ले ले, क्यों डरते हैं? चले इनके पास majority है। अली नवाज साहब, आप समझते हैं जरूरत है आपको कोई इत्तेमाद का वोट लेने की अभी फौरन की हालात में किसी? देखिए कुंडली साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके पास तो बहुत अच्छा चांस था, अभी तो बहुत दूर की बात है इत्तेमाद का वोट। अभी अगर हुकूमत जो करंट गवर्नमेंट होती है बजट ना पास करा सके तो आपके सामने वो समझे नो कॉन्फिडेंस है और आपको जाना पड़ता है। तो पिछली दफा जब हमने पास कराया था हमारी 21 वोटों की मेजोरिटी थी, इस दफा 41 की थी। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ के नंबरिंग कर रहे हैं, हमें तो ये पता है या तो ये फिर इनके लीडर्स हमारे साथ मिले हुए हैं, इनको कहा हुआ है टीवी शोज में जाके बातें किया करें, अंदर से हमने इनको सपोर्ट करना है। ये मुझे तो ये लगता है, और तो कोई समझ नहीं आ रही। और दूसरी थोड़े मलिक अहमद साहब की बात है, मुझे उनकी बातें सुन के बड़ी आया, तो ये बड़े सेंसिबल आदमी और हमेशा बड़ी अच्छी बात करते होते हैं। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है मलिक अहमद साहब, जो आप लोगों करके गए हैं, तो आपको एम्बिशियस बनना पड़ेगा। अगर आपने जाना है जिस मुल्क का 3700 अरब रुपए का डेफिसिट का बजट पेश होता है और कंटिन्यूस आप डेफिसिट में जा रहे हो, उस मुल्क को एम्बिशियस अपने से करने पड़ेंगे गोल सेट। अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है, मलिक अहमद साहब इस तरह नहीं चलेगा कि पीआईए 1.8 ट्रिलियन में नुकसान में जा रही है तो हमने उसी को चलाते रहना है। और उसमें एक हमारी बेटी कहती है कि हमने प्रीमियर सर्विस चलानी और मुल्क को 3 अरब का नुकसान करके हम चले जाएं। अगर स्टील मिल नुकसान में जा रही है तो हम इसको इसी तरह चलने दें और कहेंगे हम अगली दफा और कर्ज लेंगे और डेफिसिट का बजट दे देंगे। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। एसएसजीपीएल सुने मारिया, जो उन्होंने बातें की ना, लेट मी एसएनजीपीएल और एसएसजीपीएल 147 अरब रुपए के नुकसान में जा रही हैं और हम कहेंगे हम और नुकसान में कर देंगे। बट हमारे कौन सा हमने सरे महल बेचना है या हमने एवन फील्ड बेच के उनके डेट्स पूरे करने हैं, पाकिस्तानी अवाम में पैसे देके उनके डेट पूरे करने हैं, तो हम इस तरह नहीं चलेंगे। हमने एम्बिशियस टारगेट्स रखने हैं, हमारी पॉलिसी है और इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक हम चेंजेस भी करते रहेंगे। चले मुझे ब्रेक लेना है, आपकी एम्बिशियस पॉलिसी है। मारिया एक चीज और, अभी 18वीं तरमीम की आपने बात की, मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम जब भी आप मेरे किसी शो में देख लें, मैंने हमेशा तारीफ की और मैंने कहा कि बिल्कुल जबरदस्त चीज है, उसमें और कोई कुरानी सहीफा तो नहीं है ना। 73 का आइन आया, 18वीं तरमीम तक 17 तरमीमें हो चुकी थी, तो 18वीं तरमीम हुई और उसके बाद 7 तरमीमें और हुई, और भी तरमीमें हो सकती हैं, कोई चीज चेंज करने में कोई मसला नहीं है। और इस पर डिबेट करना सबका हक है, हम समझते हैं इस पर डिबेट होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम और जो 18वीं तरमीम उसको डिफाइन कर रही है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। हमारे पास 3 tier सिस्टम है हमारे, नेशनल लेजिस्लेटर, देयर इज अ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एंड द थर्ड टियर इज लोकल गवर्नमेंट जिसने डिलीवर करना है। 2 टियर तक तो आप 18वीं तरमीम मानते हैं। व्हाट अबाउट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? आज कराची का चीफ सैनिटरी ऑफिसर मुराद अली शाह है, बिल्डिंग कंट्रोल सिंध गवर्नमेंट के पास है, वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है, आप एनएफसी की बात करते हैं। बिल्कुल जी, ये जो कन्वीनियंस की जो सियासत है ना, जिसमें इत्तेफाक में पीपल्स पार्टी ये जान चाहती है, ये मुतालबा करती है कि जी हमें पीएसी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को जानी चाहिए। सिंध के अंदर पीएसी की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? अभी तक वो अपोजिशन को नहीं दी थी, बड़े उसके ऊपर बहस चल रही होती है। ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आएंगे, इससे आगे बात करेंगे। अरशद मलिक केस की बात भी की, प्लस -1 को थोड़ा मैं और एक्सप्लोर करना चाहूंगी, आप लोग हमारे साथ रहिए। जी मलिक अहमद साहब, ये आपकी जमात के 3 लोगों के 3 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि अपनी ही जमात में से कोई और चुन लें, माइनस इमरान कर लें। जो शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि पूरी पीटीआई माइनस होगी, खान साहब नहीं हो सकते, जोड़ तोड़ का अमल कोई बेहतरी नहीं लाएगा, ये एहसन इकबाल साहब का ख्याल है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि पीएमएलएन क्या, अगर मैं कहूँ कि आप एक किसी स्टेटमेंट में बताइए कि आपके इस वक्त पॉलिसी बयान इस इशू के ऊपर है क्या, क्योंकि हमें 3 मुख्तलिफ इस पे पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए मारिया, बड़ा इसको आप इसको इकट्ठा कर लें और इन कंटिन्यूटी देख लें। अच्छा, अगर आप ये समझ लें पहले कि अगर हमारा ये ख्याल हो कि पीटीआई की नॉन परफॉर्मेंस सारी जमात के ज़िम्मे है, तो ये भी एक बड़ा गालिब ख्याल है।
अच्छा, फिर अगर ये लगे कि इनके जो चंद वो ज़ोमा जिनके ज़िम्मे था कि जिन्होंने बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स और बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आनी थी, उनका भी एब्सोल्यूट फेलियर हुआ और वो गवर्नमेंट ने अपने कंडक्ट के साथ तस्लीम किया, उनके रिमूवल्स के साथ। उसकी एक मिसाल आपने पहले शुरू में देनी शुरू की, जो कि सिर्फ सिविल ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक थी, लेकिन आप पॉलिटिकल डिसएंगेजमेंट्स भी देख लें जी जी कि क्या असद उमर वाली एपिसोड आपके सामने है कि नहीं बिल्कुल, है। वो लिस्ट भी हम और दिखा रहे हैं। इसी तरह से एक नहीं बेशुमार हैं। तो फाइनली अगर आप इस बात पे ले जाएं इसको कि क्योंकि इमरान खान की अपनी जो ये पोजीशन है वो अगर खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो वो ज़िम्मे अपने से काम पूरा ना हो और दूसरों के ज़िम्मे डाल के उनके रिमूवल्स करते रहें तो इवेंचुअली बात तो वही आएगी। और लास्टली मैं इसमें ये कहूँगा आपसे कि ये अभी जो एपीसी कन्वीन हो रही है, हाँ जी, उस एपीसी में ये आपके सामने सारी क्लैरिटी के साथ बात आ जाएगी कि गवर्नमेंट के जो इस वक्त सूरत हाल है, इन्होंने जो मईशत की एक मनफी ग्रोथ, अभी देखे ना जो अली बात कर रहे थे, मैं आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दैट। किस लिए कि देखें, अगर आप कहते हैं कि अदारों के अंदर बहुत बड़ा बोझ था कर्ज़ों का या उनके अंदर बहुत बड़े खसारे थे, तो ये देखें कि आपने कितना ऐड ऑन किया। और अगर आपने मैं कल किसी को सुन रहा था कि रेलवेज़ में आपका कि जी रेलवे का 359 बिलियन का खसारा था, तो आपने उसके 60% ऑफ दोज ऑपरेशंस जो हैं वो आपने एब्सोल्युटली सर्कमवेंट कर दी हैं। आपने पूरी पोजीशन चेंज कर दी। आपने उसकी जो उसके अंदर से उठा के कहा जी कि हमने खसारे में इतनी कमी कर दी है, जब आपके ऑपरेशंस ही वो सारे उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है। और फिर वो सारी तफसील जो अभी पीआईए के मुतालिक ये बात अली कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी रिसेंट एक्ट है इनके मिनिस्टर एविएशन का, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के इंडोर्समेंट के साथ नहीं, था? मुझे मालूम नहीं है, उसको इस तरह बिकॉज से अब वो handle मिनिस्टर करना चाहिए एविएशन हमें नजर नहीं आ रहे। अब सारी मामला जो है वो अली जैदी साहब को हम देख रहे हैं फोर फ्रंट पे, हमें वो नजर नहीं आ रहे मिनिस्टर एविएशन। लेकिन मैं आपसे बस क्विकली तो पूछना यही- चाहूंगी अब सर, देखिए ना, ये एपीएस अली- एपीसी वाली बात बता दें मुझे कि कब कन्वीन होगी और शहबाज शरीफ साहब क्या आएंगे, क्योंकि उनको क्या उनकी तबीयत ठीक है, वो इसमें शिरकत करेंगे या कोई और टीयर की लीडरशिप करेगी, ये जरा बताएं ना एपीसी के बारे में क्या अभी तक है आप लोगों नहीं, के देखिए इसमें ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, इसमें सारे सरबराहान सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मौजूद होंगे। इसमें शहबाज साहब के भी जो टेस्ट आ रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह करे वो नेगेटिव हों। और फिर उनका जो कोर्ट के अंदर मामलात चल रहे हैं, अगर तो कोई अदालत में उनको तारीख मिलती है और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाते, अच्छा। तो वो जरूर मौजूद होंगे। और अल्लाह करे उनके टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो वो अपनी सारी तो अभी जिम्मेदारियां डेफिनेटिव कोई डेट है नहीं ना एपीसी की। अब जो मेरी समझ ये है कि अभी तक आपने जीरो इन नहीं किया कि कब होगा, किस ड्यूरेशन, किस वीक होनी है, ईद के बाद होनी है। ये जो एपीसी की डेट है, मेरा ख्याल है कि ये ईद से पहले होगी। अच्छा। और ये जो भी अभी नेक्स्ट सेशन नेशनल असेंबली का आएगा, इन बिटवीन ये इट्स नॉट लॉन्ग नाउ, इट्स अ वीक और विद इन अ वीक और 2 वीक्स की बात है कि जिसमें ये एपीसी कन्वीन होगी। अच्छा। प्रोबब्ली बाय टुमारो यू विल नो द डेट आल्सो। आज या कल के अंदर आपके ओके। सामने ये मैं कुंडी साहब से भी तारीख पूछ की लेती हूँ, बात बिकॉज होगी, आप लोगों उसकी का सारी- ये स्टांस है। कुंडी साहब, आपको कोई आइडिया है, कोई बातचीत जो हो रही है, ये एपीसी कब होनी है, इसको होस्ट कौन करेगा? पीपल्स पार्टी कर रही है, पीएमएलएन कर रही है, जॉइंट होस्ट होगा, क्या होगा? हम तो चाहते थे कि पहले हो जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी और उनका आज टेस्ट एक नेगेटिव आया, बाकी गालिबन वो टेस्ट करा रहे हैं। जब भी वो सेहतियाब होंगे, जो खुद चाहते थे कि वो इसमें एपीसी में हिस्सा लें, तो उसमें अब ये डिसाइड करेंगे, मेरे ख्याल में लीडरशिप डिसाइड करेगी। चेयरमैन साहब भी जो है, बिलावल साहब भी लाहौर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में, तो वो उधर डेट डिसाइड करेंगे, कोई कन्वीनियंट डेट जिस पे वो करेंगे। पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, चाहिए तो ये था कि हम होस्ट हो, ये तो लीडरशिप में डिसाइड करें। इसमें ये नहीं है कि होस्ट कौन होगा, गेस्ट कौन होगा। अच्छा। एपीसी करनी है, मीटिंग करनी है, अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना है एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो ये इनिशिएटिव कौन ले रहा है? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रही थी, क्या बिलावल साहब भी सबको इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी इसमें भी क्लैरिटी नहीं है ना, मैंने कहा सर अंदाजा हो जाए कि बैक प्रोसेस क्या हो रहा है अभी। अब हम इस पे करें कि जी शहबाज शरीफ साहब इनवाइट कर रहे हैं, नहीं, बिलावल मैं साहब कर रहे जनरली हैं, पूछ रही हूँ कि कहाँ तक पहुंचा है मामला, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ। जो भी करे इससे कोई हाँ। वो जल्द होनी है। शहबाज साहब के आज कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और बाकी गालिबन में मलिक अहमद साहब को ज्यादा पता है कि उनकी सेहत के मुतालिक जैसी वो अवेलेबल होंगे, मेरे ख्याल में फिर बाकी लीडरशिप अवेलेबल होगी पार्टीज की, तो एपीसी कॉल होगी। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो ओके
ٹھیک ہے, لیکن میں بلاول صاحب کا بیان دیکھ رہی تھی کہ جی خان صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. جو پرنسپل پوزیشن پیپلز پارٹی کی جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر پرائم منسٹر کو 5 سال مکمل کرنے دینے چاہیے اور پھر ووٹر کو دینا چاہیے یہ استحقاق کہ بھئی وہ ان کو ووٹ آؤٹ کرے, رکھنا ہے, دوبارہ لانا ہے, نہیں لانا, فارغ کرنا ہے. تو یہ ان پرنسپلز کی پیپلز پارٹی کی اپنی روشنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ فیئر ہے؟ ماریا دیکھیں, ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پوری کرے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم, دیکھیں ایک جمہوری پروسیس ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ 5 سال پوری کرے, ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر ممبر ہوتے ہیں, ہمارا ایک جمہوری رائٹ ہے کہ ہم نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں. اچھا, اگر پی ٹی آئی کے پاس سندھ میں اپوزیشن میں ممبرز پورے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جمہوری حق ہے کہ وہ سی ایم کے خلاف عدم اعتماد داری کریں. ہم کہتے ہیں جمہوری پروسیس ہو, غیر جمہوری پروسیس میں ہم انوالو ہوں گے. میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی جو ہے علی نواز صاحب بار بات دوسری دفعہ انہوں نے پی آئی کی بات کی کہ یہ جی خسارے. دیکھیں حکومت سے پہلے تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس 200 جو ہے اکانومسٹ ہیں, ارسطو ہیں, پتہ نہیں یہ ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ عمر صاحب فائنانس کمیٹی کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے, سب کچھ تھا. جب یہ ہے تو اچانک یہ خواب سے بیدار ہوئے کہ جی یہ تو بالکل ہمیں کچھ نہیں ہوا اور یہ تو پورا پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب مجھے بتائیں, ہماری طرف ایک مثال ہے کہ جی ہم نمازیں بخشوانے گئے تھے, ہمارے گلے روزے پڑ گئے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے گرین پاسپورٹ کو عزت دینے گئے تھے, انہوں نے پی آئی اے کا بٹا ہی بٹھا دیا. ان کے ایک نالائق اور ایک انکمپیٹنٹ وزیر نے آ کے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جن کی اپنی ڈگری ڈاؤٹ فل ہے, اس وقت اس کا بھی کیس چل رہا ہے. ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے پورے پاکستان کے جتنے بھی انجینئرز تھے یا جو بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے سب کو جو ہے جو آج کل بھگتنا پڑ گیا ہے. اس سے بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا یہ معاملہ. یہ کنسیڈ خود بھی کیا ہے, یہ کل شبلی فراز صاحب میرے شو میں تو ان کا اسے بہتر ہینڈل کر سکتے تھے گورنمنٹ, وہ یہ مان گئے, انہوں نے کنسیڈ. بحری امور کا جو وزیر ہے وہ فضائی امور کے پریس کانفرنس کر رہا ہے. دیکھیں آج کل یہ نہیں, اب آج کل پی ٹی آئی کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے پروجیکٹس ہم نے یہ شروع کیے ہم مکمل کریں گے. آج کل ان کے پاس کیسٹ ہے کہ جی ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, بس یہ ان کو راگ لگ گیا ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو 2 سال بعد یہ کہنا پڑتا ہے نا, آپ بھی پتہ ہے, آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, یہ ہر 2 سال بعد ہر جمہوری حکومت کو یہ راگ لاپنا پڑتا ہے نا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ شاید دیوار کی طرف کچھ ہو رہا ہے, پھر کہہ رہے ہوں گے. یہ علی صاحب سے خود پوچھنا تھا دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے علی نواز صاحب, جو کیونکہ یہ ویسے سب نے کہا ہے اپوزیشن نے کہ بھئی یہ ہم نے -1 کی بات جو ہے نا خان صاحب سے ہی سنی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے آپ کو پتا ہے ایک ٹی وی شو میں آ کے کچھ باتیں کی تھی, اور اس کے بعد یہ ہر طرف اس کے اوپر لکھا بھی گیا, اس کے اوپر بیان بھی آئے, اور اس کے اندر وہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر صاحب کی بات کی. اس کے تسلسل میں جب خان صاحب اسمبلی میں آیا اور اس کے تسلسل میں انہوں نے کہا اس طرح کچھ نہیں ہونے جا رہا, پر آپ نے اپوزیشن کا رائٹ ہے اس کو جس طرح مرضی لے جائے. ہم تو دیوار کی اس طرف تو خان صاحب دیکھ لیں گے, دیوار میں چڑھ کے بھاگنے والے لوگوں سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھیں بلاول صاحب استعفیٰ مانگ رہے ہیں جو ان کا جمہوری رائٹ ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اب 13 سال سے سندھ کے اندر ہے ماریا, فرام لاسٹ 13 ایئرز دے آر رولنگ سندھ. ٹھیک ہے جی, آپ کہیں کہ جی ہم نے جو ہیلتھ پالیسی دی ہے سندھ میں 13 سال میں, آج اتنے زبردست اس کے نتائج ہیں, آپ یہ اپنی ہیلتھ کی پالیسی ٹھیک نہیں کر سکے, کس بیس پہ آپ استعفیٰ دیں؟ کہ لا اینڈ آرڈر اتنا زبردست کر دیا, ہم نے رینجز سے واپس لے لیا ہے, ہم نے حیدرآباد کراچی رینجز سے واپس لے لیا, پورے سندھ میں 0% یا -% یا پلس تھوڑے سے پرسنٹیج میں ہمارا کرائم ریٹ رہ گیا. آپ نے جی آئی ٹی دیکھ لی کر کے آ رہے ہیں, اس میں ایجوکیشن ہم پالیسی لے کے آئے ہیں, 18th امینڈمنٹ ہم اپنے اون کرتے ہیں, اور ہم نے سندھ میں ایسی زبردست ایجوکیشن پالیسی لگائی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے آکسفورڈ اور کیمبرج کے بعد آتا ہے. آپ اس میں فیل ہو گئے, آپ استعفیٰ دیں. ہاں آپ اس طرح بات کریں کہ کووڈ-19 پہ ہماری جو پالیسی تھی کہ جس میں ہم نے کہا تھا پراپر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور آپ کی جو پالیسی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن والی وہ فیل ہو گئی ہے, آپ استعفیٰ دیں. ایک طرف آپ این سی او سی میں بیٹھتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, سمجھتے ہیں چیز کو باہر آ کے سیاست, وہ آپ کا رائٹ ہے, پر کوئی بیس بنائیں. آپ نون لیگ یہ کہتی ہے اچھی لگتی ہے, ان کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, اب 13 سال سے گورنمنٹ میں, اور آپ یہ چیز کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے پھر آپ نے 3 بیان سنائے, مجھے تو لگا کہ مریم لیگ, شہباز لیگ اور نواز لیگ کے لوگوں کے بیان تھے, 3 ڈیفرنٹ بیان تھے. کوئی پالیسی نہیں ہے. اے پی سی کی بات کی, لاسٹ اے پی سی چوچوں کا مربع ثابت ہوئی. یہ دونوں آخر میں اے پی سی کرتے ہیں, آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس نے میرا سودا کر دیا, وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس نے میرا سودا کر دیا. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے دونوں جماعتوں نے مل کے میرا سودا کر دیا. ان کا تو ہر چیز میں خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے, ہر چیز کے اندر یہ اس کو کیا فائدہ ہوا, مجھے کیا فائدہ, ملک جائے جہاں مرضی, ان کا سے کیا لینا دینا ہے. اس کے بعد ہمیں درد ہے, ملک احمد صاحب کو میں بولنا چاہ رہا ہوں, مجھے درد ہے.
ہمیں پتا تھا یہ ہے, اسی لیے جو اب دیکھ رہے ہیں جس طرح اس ملک کو ہم آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ نے خود ہی اپنی علی صاحب آپ جو کہتے ہیں میں آگے لے کے, اچھا چلیں پھر میں اس پہ بات کروں. ایک منٹ, میں آپ کو کورونا کے آنے سے پہلے کے تھوڑے فگرز دے دیتا ہوں, شاید ملک احمد صاحب بھول گئے ہوں, شاید وہ ان کا یہ سبجیکٹ نہ ہو. یہ 3900 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے جو ان کا ٹیکس ریونیوز تھے. اس دفعہ کورونا کے باوجود 3908 ارب روپے ہم نے اکٹھا کیا ہے. کورونا کے باوجود کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ایکسپورٹس ڈکلائننگ ٹرینڈ چھوڑ کے گئے, جو 2500 ارب روپے پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے 2250 ارب پہ, اس دفعہ کورونا کے باوجود لاسٹ مارچ میں 11% کی گروتھ تھی, جو 10 سال میں سب سے زیادہ تھی. لا اینڈ آرڈر آپ کے سامنے ہے. انفلیشن 4 نمبر نیچے آ چکی ہوئی تھی. ان کے سمجھ مجھے کیونکہ آپ کے مجھے سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ جو آپ کی کلیکشن ہے نا, یہ آپ کے اپنے ہی سیٹ کیے ہوئے سٹینڈرڈ کو آپ نے 2 دفعہ ریوائز کیا اور اس کے بعد آپ نے آپ کے اوور ایمبیشس اوور ایمبیشس 5500 کیا ہم نے, اس کے بعد اسے ریوائز کیا 4800 پہ, کووڈ کے بعد وہ 3900 پہ ریوائز ہوا. پر دیکھیں نا پوری دنیا, انگلینڈ جو پورے اسلامی ممالک کی جو جی ڈی پی ہے, انگلینڈ اس کو پورا, انگلینڈ کی اکانومی اس سے زیادہ ہے. ایک مہینے میں 20% ہونے کی اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے. اگر یہ کووڈ نہ آتا تو ہم 4800 والا آپ کو کر کے دکھاتے. اس طرح نہیں کرتے جو ہم نے امپورٹ بیسڈ اکانومی کر کے 64 ارب ڈالر پہ. یہ آپ کی جو ساری باتیں, یہ دعوے, یہ نچلے لیول پہ ایک عام آدمی پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے سر. آج میں رپورٹ دیکھ رہی تھی شماریات کی, کیا چیز 18ویں ترمیم تو عام بندے کو سمجھ آتی ہے نا جی. آٹا جو ہے وہ 200 روپے کلو ہے, پچھلے سال سے مہنگا. 18ویں ترمیم میں لکھا ہے کہ سی سی آئی کا ایک پراپر اسلام آباد کے اندر ایک آفس بنے گا, ادھر سے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو اس کے اندر ریزالو کیا جائے گا. کیا دونوں 10 سال گزر گئے 18ویں ترمیم کو ہوئے, کیا سی سی آئی کا کوئی کمپلیکس بنا, کوئی سی سی آئی کا آفس بنایا گیا؟ اچھا وہ نہیں کرنا چاہتے. چلیں ٹھیک ہے جی, ملک صاحب آپ رسپونڈ کر دیں اس کو, پھر میں آگے بڑھوں گی. اگر شہباز شریف صاحب نہیں آ سکتے, میں ایم اسپیچلیس. مجھے بالکل علی نے ایسی جگہ پہ لا کے چھوڑ دیا ہے جہاں پر میرے پاس بات کرنے کی زیادہ گنجائش ہی نہیں رہ گئی. اچھا دیکھیں کتنی سٹرینج آرگومنٹس ہیں, اور آئی سویئر میں آنیسٹلی اسپیکنگ I would have never dared to give such type of اتنے میں concocted figures کبھی بھی نہیں دے سکوں گا. دیکھیں آپ خود اندازہ کریں, ہماری آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کی بات تھی وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ کووڈ سے پہلے خود گورنمنٹ کی اپنی یہ اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ تھیں, سارے اشاریے اس چیز کی طرف تھے کہ منفی گروتھ 1.9 میکسیمم جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی. اور جب بجٹ ڈاکومنٹ آیا تو میں یہ 6 فروری کی بات کر رہا ہوں, میں 26 فروری کو پاکستان میں کووڈ کا پہلا کیس آیا. اس سے پہلے کووڈ کی کانٹریکشن اکانومی کے ساتھ کہیں پر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ اشاریے جو کہ 6 فروری کو غالباً جس میں یہ ٹیکس کی ڈیٹیل بھی تھی, گروتھ ریٹ بھی تھا, اور وہ ساری جو ترجیحات حکومت نے اپنی مقرر کی تھی, ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے جو منفی گروتھ میں جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیں صنعتی ترقی اس کے اندر کمی, زرعی ترقی اس کے اندر کمی, یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. اور اس میں کوئی لارج سکیل مینوفیکچرنگ اس کے اندر کمی, مہنگائی آپ دیکھ لیں. میں بالکل اس بات پر جو آپ نے بات کی ہے کہ آٹا 200 روپے کلو, میں نے آج دیکھے یہ فگرز. دیکھیں میں صرف ہماری آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی مسئلہ یہاں پر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکومت میں بیٹھے اصحاب جتنے بھی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریفارمز کرنی ہیں, اور وہ ریفارمز کرنے کے لیے بھی تو کوئی ایک طریقہ کار ہوگا نا. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ادر دین پی پی ایل موڈ آپ کے پاس ریفارم کرنے کی آپ کے گورننس کے نظام میں, بلکہ کیا پوری دنیا میں, آپ نیوزی لینڈ لے لیں, آپ آسٹریلیا لے لیں, آپ کامن ویلتھ کا کوئی ملک لے لیں جہاں پر آپ کے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, تو ادر دین پی پی ایل فارم کسی جگہ پر بھی, چاہے انرجی سیکٹر ہے, چاہے ریلویز ہے, اور اس ماڈل کو آپ نے پنجاب میں
सिर्फ अपने उन लोगों की पिटिशंस के साथ शहबाज साहब के उन अचीवमेंट्स को भी आपने गुनाह बना के पेश किया। आज आप वो कर नहीं सकते। अच्छा। आज आप डॉक्टर इशरत हुसैन को बुलाएं, कल उनसे पूछें कि चले। इनके पास कोई और मॉडल है। चले सर, अच्छा, अगर ये अच्छा रिफॉर्म आइडिया समझते हैं कि अफसरों को देखिए मेरी और मैं एक और बात कहूँ ना, देखिए जैसे तनबीह करनी होती है ना, एक मेरी छोटी सी बात और लेते हैं। जैसे आपका कोई घर का कोई बच्चा है, कोई बेटा या बेटी है और वो आपको बड़े अजीज हैं, तो हम उनको तनबीह करते हैं कि वो बहुत बुरा किया, आज आप बाहर गए और आपने ये ज्यादती कर दी, ये शरारत कर दी। ये तो मुझे लगता है कि जैसे इनकी PIA की इतनी बड़ी फेलियर में, जिसमें पूरे यूरोपियन ममालिक में और पूरी दुनिया के अंदर आपकी एयरलाइन को बंद करवा दिया, सही। और उसके बाद हम इनकी तनबीह बस इतनी सी कर रहे हैं कि जो इन्होंने माना कि कुछ गलती होगी। जी जी, ऐसे नहीं कंसीड होता। की है शिबली फराज साहब This ने is कि हम ये बेहतर absolutely- तरीके this से is हैंडल इस absolutely- मामले को मेरी कर बात सुने सकते मारिया, थे। देखिए सर वक्त मेरे मारिया, पास मेरी कम बात है, सुने मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा चले, खैर चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। ये बहस आगे जा सकती थी लेकिन मेरे पास चूंकि वक्त कम है, ब्रेक पे जाने वापस आके मुझे कराची के हवाले से बात करनी, क्योंकि कल से वहां पे जब शदीद बारिशें शुरू होंगी तो होने क्या जा रहा है और प्रिडिक्ट खुद क्या करे इंतजामिया, लोगों को कह रही कि अपने ऊपर अपना ख्याल खुद करें, कैसे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिर में बात करेंगे कराची की, जहां पर रहने वाले अभी लोड शेडिंग का अजाब इस वक्त भुगत रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक और टीयर ऑफ एंग्जाइटी आने वाला है और वो ये है कि महकमा मौसमियात ने कराची में आज रात से गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही अर्बन फ्लड का खदशा भी जाहिर किया है और एहतियाती तदबीर के तौर पर कहा है कि जी इस दफा लगता है कि सिंध समेत कराची में गुज़श्ता साल की निस्बत 20% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। वैसे तो बारिशें अच्छी होती हैं, जरा मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन कराची के लिए ये हमेशा हमेशा एक अजाब बन के इसलिए नाजिल होती है क्योंकि उसके बाद जो करंट की वजह से लगने से लोग जाँ भाग होते हैं, जो गटरों के नालियों के हालात होते हैं, फिर खास तौर पे जो इंतजामिया वहां पर एक दूसरे के साथ जो एक इल्जाम तराशी की एक नई जो इनिंग्स शुरू होती है वहां पर, वो भी देखने से ताल्लुक रखती है। और अभी पहले लोगों को कह दिया गया जी हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, अपने जो गटर हैं, नालियां हैं, गलियां हैं, इनको चेक कर लें, ये साफ सुथरी हों, क्योंकि ये जो अगर अर्बन फ्लड्स हुए तो उसके अंदर फिर आगे उनको खदशा है कि बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाएगा। हुकूमत की क्या तैयारी है, सिंध हुकूमत की, सिंध इंतजामिया की, कि भाई ये अर्बन फ्लड्स के से जो होने वाला नुकसान है इसको रोका जाए। प्रिवेंटेबल चीजें होती हैं सारी, इसके लिए हुकूमतें तैयारियां करती हैं। पिछले साल हमने देखा करंट लगने से बहुत सारे जो लोग जाँ भाग हुए थे, क्या इस दफा हमने ये मेक श्योर किया है कि अब ये ना हो? इस दफा ये प्रिवेंटेबल चीजें हैं जिनकी वजह से जाने नहीं जानी चाहिए, वो जाने इस साल ना जाएं। आई होप कि सिंध हुकूमत और जो इंतजामिया इसके बारे में जरूर गौर कर रही होगी। कराची शहर के जिम्मेदारों से भी ये गुजारिश है कि जो काम बारिश होने के बाद याद आने हैं उन्हें अभी से याद करके उन्हें हल कर लीजिए, लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।